हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और आज के सेशन में हम हमारे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर के बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। पर मैं इस लेक्चर के बाद एक वन शॉट लेक्चर लाऊंगा जिससे हम पूरा पूरा रिवीजन कर लेंगे चैप्टर, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर सीरीज पर्टिकुलरली इस चैप्टर का एमसीक्यू बेस्ड लाने वाला हूं, ताकि आपके एग्जाम्स में आप उस वन शॉट और उस क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखकर जाए, और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसे सॉल्व कर। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लेक्चर 1 to 3 के सारे नोट्स और इस लेक्चर के भी नोट्स टेलीग्राम पे दे दिए हैं, आप वहां से जाके उन्हें पढ़ सकते। तो आइए आज का क्लास शुरू करते। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास का पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 टाइप्स की इकोनॉमी आती है: सोशल इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी का एक और नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी के और 2 नाम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक है मार्केट इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी वो एक सिंगल है। और एग्जाम में हमेशा जब भी फ्री इकोनॉमी या सोशल इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोल देते हैं कि डिफाइन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या तो वो बोल देंगे डिफाइन मार्केट इकोनॉमी। ऐसा करके क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस टेबल की हेल्प से देख लेते हैं कि तीनों है क्या। पहला कैटेगरी है हमारा या फीचर है डिसीजन मेड बाय। अब देखिए, सोशल इकोनॉमी में डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट लेती है कि एक गवर्नमेंट सोशल इकोनॉमी में ये डिसीजन लेती है कि मुझे क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कितना बनाना है। और वहीं पे फ्री इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल डिसाइड लेता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म रन कर रहा है। और वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों है, गवर्नमेंट भी है और इंडिविजुअल भी। अब देखिए दूसरा फीचर जो है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट सोशल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर डिसीजन जो है मैक्सिमम 99% ऑफ द डिसीजन, या मैं क्या कह सकता हूँ 100% डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि ये इकोनॉमी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। सेकंड है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट का सिर्फ इतना ही रोल रह जाता है कि वो ये चीज को लुक ओवर करती है कि एक फर्म जो है वो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है कि। वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल प्ले अ रोल, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए दोनों का ही इक्वली रोल रहता है इस इकोनॉमी। तीसरा है मेन ऑब्जेक्टिव। अब जब भी एक सरकार इकोनॉमी को रन करती है या सोशल इकोनॉमी को रन करती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो समाज का भला करे। और वहीं पे अगर हम फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो उसका मेन मोटिव रहता है कि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन फ्री इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये दो लोग मिलकर चला रहे हैं, इंडिविजुअली भी चला रहा है और गवर्नमेंट भी चला रही है। अब सोशल इकोनॉमी में प्राइस डिटरमाइंड बाय प्लानिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी रहता है कि गवर्नमेंट का एक बोर्ड बैठता है कि मुझे कितना प्राइस इस गुड का रखना है, क्योंकि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मुझे व्हीट का प्राइस 10 रुपीज रखना है, और गवर्नमेंट जो भी प्राइस डिसाइड करती है वो हर एक ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का को ध्यान में रख के करती है। गवर्नमेंट ऐसा प्राइस रखती है कि जिससे गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सके उस चीज को, और मिडिल क्लास भी खरीद सके और अमीर इंसान भी खरीद। पर वहीं पे फ्री इकोनॉमी में मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मेरा प्राइस डिटरमाइन होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आज मार्केट में अनियंस की शॉर्टेज हो रखी है, तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अनियंस के प्राइस को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? फॉर एग्जांपल ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप मान लीजिए एक मार्केट है जिसमें सिर्फ एक ही अनियन सेलर है, तो अब क्या करेगा, वो कंज्यूमर है, वो सारे के सारे उस सेलर के पास जाएंगे, ज्यादा दामों पे वो अनियन को बेचेगा। और वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ, यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में प्लानिंग अथॉरिटी और मार्केट के
डिमांड और सप्लाई के बेसिस दोनों पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। अब आ जाते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। सोशल इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। मिक्स्ड इकोनॉमी का एक अच्छा एग्जांपल है आप इंडिया मान लीजिए, क्योंकि इंडिया में दोनों प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट दोनों मिलके इकोनॉमी को रन करते हैं। और फ्री इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जांपल या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूके या यूएस। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव और नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस को पढ़ते हैं। पर उससे पहले मैं आपको पॉजिटिव और नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब समझा देता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमी कुछ नहीं, इकोनॉमी के रियल सिचुएशन या करंट सिनेरियो पे बेस होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आज पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यही करंट सिचुएशन है। और वहीं पे अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या था कि इकोनॉमी को ऐसा काम करना चाहिए, वो एक प्रिडिक्शन है, या प्रिडिक्शन से भी हटके अगर मैं बोलूं लोगों की इच्छा है। जैसे आज पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। और वहीं पे अगर मैं बोलूं नहीं, पेट्रोल का प्राइस 60 रुपीज होना चाहिए था, तो ये जो मैंने बोला कि पेट्रोल का प्राइस 60 रुपीज होना चाहिए था, ये आ जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। डील्स विद हाउ इकोनॉमी एक्चुअली वर्क्स, और ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का केस। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट हाउ टू बी और हाउ शुड इकोनॉमी वर्क। मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मैंने जैसा बोला, लोग कहते हैं कि इकोनॉमी को ऐसा काम करना चाहिए था, इस तरह से इकोनॉमी को काम करना चाहिए, ये आ जाता है नॉर्मेटिव में। अब आते हैं पर्पस। एम्स टू एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। नॉर्मेटिव में एम्स टू डिफाइन आइडियाज स्लैश गोल्स। हाँ, जैसा मैंने बोला, लोगों का आइडिया है और ऑब्जेक्टिव, आइडिया या ऑब्जेक्टिव है कि हमारे इकोनॉमी को ऐसा बनाना होगा, इसी को हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। हम रियल इकोनॉमी की सिचुएशन जब वेरीफाई कर पाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा है जिसको हम वेरीफाई कर सकते। और वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। अगर मेरे इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी है ही नहीं, तो मैं डेटा कहां से आएगा और मैं वेरीफाई क्या करूंगा? क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो कहता है कि इकोनॉमी को ऐसा काम करना चाहिए था, पर एक्चुअल में तो इकोनॉमी ऐसा काम कर नहीं रहा है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ जजमेंट। डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, और नॉर्मेटिव में हो जाएगा गिव वैल्यू ऑफ जजमेंट। अब आते हैं सजेस्टिव पे। बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन। ये जो सजेशंस हैं ये पॉजिटिव में वैल्यू के डेटा के बेस पे दिया जाता है, और नॉर्मेटिव में एक इंडिविजुअल के ओपिनियन पे दिया जाता है। एक एग्जांपल देखेंगे दोनों का। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी प्रॉब्लम्स आर राइजिंग, ये आ जाएगा मेरा पॉजिटिव में। वहीं पे नॉर्मेटिव में है गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब देखिए, रियल सिनेरियो में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल सिनेरियो की बात करता है, और नॉर्मेटिव जो है वो फ्यूचर की बात करता है। प्रेजेंट टेंस जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और पास्ट टेंस जो है वो नॉर्मेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो प्रेजेंट की बात करता है और नॉर्मेटिव फ्यूचर की बात करता है। अब देखिए, एग्जांपल से ही आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, और ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव में। वही नॉर्मेटिव में कह रहा है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को डिक्रीज कर सके। अब आते हैं हमारे क्लास के तीसरे और आखिरी टॉपिक पे, जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब एक चीज है, इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी के सामने ये 3 प्रॉब्लम्स आती हैं कि आखिर वो देश बनाए तो बनाए क्या, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। और एक चीज, ये टॉपिक एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है,
हर साल इससे एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब आते हैं हम व्हाट टू प्रोड्यूस पे। हमने पिछले लेक्चर्स में व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा था, पर आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट central problems of an economy, since resources are limited and it is not possible for a producer to produce whatever commodity they wish to. They must decide both nature and quantity of the commodity. अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया नेचर और क्वांटिटी। यहाँ पे एक नहीं, दो न्यू वर्ड्स आए हैं। एक है नेचर और एक है क्वांटिटी। नेचर में तीन टाइप्स के नेचर है गुड्स के। एक है कंज्यूमर गुड, दूसरा है कैपिटल गुड और तीसरा है वॉर टाइम गुड। कंज्यूमर गुड में आ गया ब्रेड, बटर, ऑयल, ये सब आ गया कंज्यूमर गुड में। कैपिटल गुड में आ गया मशीन और वॉर टाइम गुड्स में आ गया गन्स, टैंक। अब प्रोड्यूसर को डिसाइड कर रहा है कि वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के गुड को प्रोड्यूस करेगा। और उसको वो ऐसा नहीं कि वो एट अ टाइम एक ही चीज को प्रोड्यूस कर सकता है या मैक्स टू मैक्स दो चीज। पर हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसे हमने पिछले सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर एक ही टाइम पे दो के गुड के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उसको ना चाहते हुए भी इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए वो अगर वॉर टाइम गुड सिलेक्ट करता है तो वो कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और इस प्रॉब्लम का दूसरा एस्पेक्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब मान लीजिए उसने डिसाइड कर लिया कि उसको वॉर टाइम गुड बनाना है। अब वो वॉर टाइम गुड कितने क्वांटिटी में बनाए, ये अब इसके डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। द प्रोड्यूसर मस्ट फर्स्ट डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड और वॉर टाइम गुड। आ गया नेचर एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट जो था वो था क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आफ्टर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द कमोडिटी, द प्रोड्यूसर विल डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड और वॉर टाइम गुड और कैपिटल गुड आर। जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसको इन तीनों में से किसी एक का प्रोडक्शन करना है, तो अब वो कितनी क्वांटिटी में उस गुड को प्रोड्यूस करेगा, अब उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पे, वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में वही है कि हमें टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करना है। हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। दिस प्रॉब्लम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। Number one, labor intensive technology. Number two, capital intensive technology. Under this technology, more labor is used for doing production. This type of technology is useful for controlling the unemployment problem of an economy. हाँ, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को। अब मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी मैन पावर का इस्तेमाल कर, या सरकार ने ही डिसाइड किया, क्योंकि हमारी इंडिया का ही एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया में हमने अभी क्या पढ़ा है, इंडिया में इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलके रन करती है इकोनॉमी को। तो अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें हम मैन पावर का इस्तेमाल करेंगे, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का। अब अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वो, इससे क्या होगा, तो लेबर हायर करेंगे गवर्नमेंट, और उस लेबर हायर करने के रिजल्ट से हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो हमारे आम सिटीजन ही होगा। तो ये एक फायदा है अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज। अब दूसरे पे आते हैं, वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अंडर दिस टेक्नोलॉजी the producer will use more machines for doing production. It leads to help in increase this capacity of an economy. हाँ, अब आते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और इससे हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ तो मैं 50 गन्स को प्रोड्यूस करता हूँ एट ए डे। अब वहीं पे अगर मैं
कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ तो वही 50 से बढ़ के 80 हो गया या 100 हो गया, मतलब डबल प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि हमने देखा कि लेबर इंटेंसिव में लोगों को काम मिल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो डिक्रीज हो रहा था। पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करने से इकोनॉमी की कैपेसिटी तो बढ़ती है, पर एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि उसे किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना है। क्या उसे रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना है। ये टोटली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग फॉर द रिच। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रोल्स रॉयस कंपनी का आपने नाम सुना था, कार का नाम सुना है। रोल्स रॉयस एक्चुअली BMW की एक कार है, पर रोल्स रॉयस जो है वो अपने कार का एग्जीबिशन हमेशा प्राइवेट जेट्स के साथ करती है, क्योंकि एक प्राइवेट जेट के सामने अगर वो अपना एग्जीबिशन करेगी तो प्राइवेट जेट के कंपैरिजन में उसकी कार का प्राइस बहुत कम होगा, तो वो अपने कंज्यूमर या कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसे कहते हैं प्रोड्यूसिंग फॉर द रिच। अब इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। इफ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस फॉर द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे विल कीप प्राइस हायर, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। अगर एक प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया उसे रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ही गुड्स बनाने हैं, तो वो अपने प्राइसेस को हाई रखेगा ताकि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। वहीं पे दूसरा पार्ट आता है प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर। अब कार के ये एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। आपने टाटा नैनो का नाम सुना है? टाटा नैनो सिर्फ 1 लाख रुपीस की थी। टाटा ने इसे बनाया था, टाटा ने इसे ये सोच के बनाया था कि हर एक टाइप का कस्टमर या कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर सके। उसका प्राइस सिर्फ 1 लाख था। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। If a producer decides to produce goods for the poor section of the society, they will keep the price low to make good accessible. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसका होम टू प्रोड्यूस का डेफिनेशन भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। Under this problem, the producer will decide to produce goods for the rich people or the poor people of the society. बस ये इतना ही है। I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इसी के साथ हम हमारे सेशन के एंडिंग में आ गए हैं और ये रहा हमारे सेशन समरी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, के बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव इकोनॉमिक्स और लास्ट में हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। थैंक यू। और आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे पढ़ता हूँ और आपके डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं उसमें इस पूरे चैप्टर का 1 शॉट रिविजन लाने वाला हूँ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर मैं 1 शॉट रिविजन और क्वेश्चन आंसर सीरीज लाने वाला। थैंक यू वेरी मच।